पुराने समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक बहुत ही अमीर बनिया रहता था। उसकी व्यापारिक बुद्धिमत्ता और सख्त अनुशासन के कारण उसकी गिनती सबसे सफल लोगों में होती थी। लेकिन रमेश को हमेशा एक समस्या सताती रहती थी। उसके घर और व्यापार के लिए एक ऐसा नौकर चाहिए था जो ईमानदारी और मेहनत के साथ चतुराई भी रखता हो। कई नौकर उसके घर आए, लेकिन रमेश की कड़ी सख्ती और नियमों के कारण कोई भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। उन्होंने गांव के चौराहे पर घोषणा करवाई कि जिन्हें काम चाहिए वे उनके पास आए, मेहनत का उचित इनाम मिलेगा। हालांकि रमेश के कठोर स्वभाव के बारे में सभी जानते थे। तभी एक दिन गोपाल नाम का एक युवक रमेश के दरवाजे पर आया। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा तेज था। उसने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, मालिक, मैं हर काम पूरी मेहनत और चतुराई से करता हूं, आप मुझे आजमाइए। रमेश को उसकी बातों में सच्चाई नजर आई। हालांकि वह इतना भोला नहीं था कि किसी पर तुरंत भरोसा कर ले। उसने कहा, अगर तुम सच में इतने काबिल हो तो तुम्हें 3 दिन तक मेरी परीक्षाओं में खरा उतरना होगा। अगर तुमने मुझे प्रभावित किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना नौकर रख लूंगा। गोपाल ने विनम्रता से सिर झुकाया और रमेश की शर्त को मान लिया। उसने 3 दिन तक रमेश की हर परीक्षा में अपनी ईमानदारी और चतुराई का परिचय दिया। धीरे धीरे रमेश को यकीन हो गया कि गोपाल वही नौकर है जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन रमेश यह नहीं जानता था कि गोपाल के दिमाग में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। रमेश ने गोपाल को पहले ही दिन घर के कोने कोने की सफाई करने को कहा और उसके लिए सख्त हिदायत दी। सफाई के दौरान जो भी चीज मिले उसे बिना छुपाए मुझे लाकर दिखाना। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने ईमानदार हो। गोपाल ने सफाई शुरू की। बड़े ध्यान से उसने हर कोना साफ किया। अचानक उसे एक पुरानी अलमारी के पीछे से चमचमाती हुई सोने की चूड़ियां मिली। चूड़ियों को देखकर गोपाल की आंखें चमक उठी। वह जानता था कि ये चूड़ियां कितनी कीमती हो सकती है। मन ही मन उसने सोचा, अगर मैं इन्हें छुपा लूं तो शायद मेरी गरीबी खत्म हो सकती है। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी योजना बदल दी। वह तुरंत चूड़ियां लेकर रमेश के पास गया और कहा, मालिक, ये सफाई करते समय मिली है। शायद किसी नौकरानी ने इन्हें यहां छुपा दिया हो। रमेश मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजरें गोपाल के हाव भाव पर थी। उसने कहा, तुमने ईमानदारी दिखाई गोपाल, लेकिन याद रखना, यही ईमानदारी हमेशा दिखनी चाहिए। यह केवल मेरी पहली परीक्षा थी। गोपाल ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन मन ही मन रमेश को लेकर उसकी समझ बढ़ रही थी। उसे एहसास हुआ कि रमेश न केवल तेज दिमाग वाला है, बल्कि हर समय हर बात को गहराई से परखता भी है। गोपाल ने तय किया कि अगर उसे अपनी चालाकी दिखानी है तो उसे रमेश की तरह सोचकर ही काम करना होगा। दूसरे दिन रमेश ने गोपाल को बुलाया और एक थैली में कुछ सिक्के और नोट दिए। उसने कहा, ये पैसे लेकर बाजार जाओ और मेरे लिए सामान खरीद कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे, बाजार के रास्ते में ठगों और चालबाजों से भरा पड़ाव है। अगर तुमने चतुराई से काम नहीं लिया तो या तो सामान खराब होगा या पैसे लुट जाएंगे। यह तुम्हारे लिए मेरी दूसरी परीक्षा है। गोपाल ने पैसे संभाले और आत्मविश्वास के साथ बाजार की ओर बढ़ा। रास्ते में एक धूर्त व्यक्ति ने उसे रोका। वह भिखारी के भेष में था, लेकिन उसकी चालाकी गोपाल की पैनी नजर से छिप नहीं सकी। उसने कहा, बेटा, मेरे पास एक कीमती सामान है जो तुम्हारे मालिक के लिए बेहद काम आएगा। मुझे थोड़ा पैसा दो और मैं तुम्हें यह सौदा दूंगा। गोपाल मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, पहले वह कीमती सामान दिखाओ, फिर मैं पैसे दूंगा। वह व्यक्ति चौंक गया, लेकिन उसने जेब से एक चमचमाती चेन निकाली। गोपाल ने चेन को ध्यान से देखा और कहा, यह तो नकली है। अगर तुम्हारा इरादा नेक होता तो तुम पहले अपनी पहचान दिखाते। यह कहकर गोपाल ने उसकी पोल खोल दी। बाजार में पहुंचकर गोपाल ने रमेश की सूची के अनुसार सारे सामान खरीदे। उसने बचे हुए पैसे भी बड़े ही सावधानी से वापस रमेश को सौंप दिए। रमेश ने यह देखकर गोपाल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी चतुराई ने मुझे प्रभावित किया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। गोपाल को यह एहसास हो गया कि रमेश की परीक्षा न केवल बुद्धिमत्ता बल्कि संयम और विवेक की भी मांग करती है। उसने तय किया कि वह अपनी अगली परीक्षा में और भी समझदारी से काम लेगा। अगले दिन रमेश ने गोपाल को बुलाया और कहा, तुम्हें घर की रसोई संभालनी है। हमारे परिवार के सभी सदस्य बड़े नियम प्रिय हैं। खाने का स्वाद, मसाले की मात्रा और सफाई, हर चीज का ध्यान रखना होगा।
यहाँ तक कि एक छोटी सी गलती भी माफ नहीं की जाएगी। अगर तुमने यह परीक्षा पास कर ली तो मैं तुम्हें अपनी पूरी जिम्मेदारी सौंप दूंगा। गोपाल ने रसोई की तरफ कदम बढ़ाया। वह जानता था कि यह सिर्फ खाना बनाने का काम नहीं था, बल्कि रमेश के भरोसे पर खरा उतरने की चुनौती थी। रसोई में घुसते ही गोपाल ने सारी सामग्री का निरीक्षण किया। उसने देखा कि मसालों के डिब्बे बिखरे हुए थे और सब्जियां थोड़ी मुरझाई हुई थी। उसने सबसे पहले सफाई का काम शुरू किया और हर चीज को करीने से सजाया। फिर उसने रमेश की बताई हुई रेसिपी के अनुसार खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाते समय गोपाल ने हर मसाले की गिनती की। उसने सुनिश्चित किया कि तेल और मसाले का संतुलन सही हो। जब खाना पककर तैयार हुआ तो उसने खुद एक एक चीज का स्वाद चखा। उसे महसूस हुआ कि दाल में थोड़ा नमक कम है। उसने तुरंत इसे ठीक किया और फिर खाने को पूरी तरह परफेक्ट बना दिया। खाना तैयार होने के कुछ देर बाद रमेश की पत्नी ने आकर कहा, गोपाल, मैंने रसोई में एक हीरे की अंगूठी रखी थी, वह वहां नहीं है। यह सुनकर घर में हलचल मच गई। गोपाल को इस समस्या को सुलझाना था, क्योंकि यह उसकी ईमानदारी और चतुराई की आखिरी कसौटी थी। गोपाल ने रमेश की पत्नी की बात ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में कहा, मालकिन, मैं पूरी सच्चाई का पता लगाऊंगा। मैं पूरी सच्चाई का पता लगाए को। उसने सबसे पहले रसोई की हर जगह को अच्छे कुछ देर की जांच पड़ताल के बाद भी जब अंगूठी नहीं मिली तो उसने रसोई के दरवाजे और खिड़कियों को चेक किया। तभी उसकी नजर रसोई के कोने में रखे आटे के डिब्बे पर पड़ी, जो हल्का सा टेढ़ा था। गोपाल ने डिब्बा उठाया और उसे खोलकर देखा। उसके अंदर अंगूठी रखी हुई थी। यह देखकर रमेश और उनकी पत्नी हैरान रह गए। रमेश ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, जब मैं सफाई कर रहा था तब आटे के डिब्बे पर मुझे किसी के हाथों के निशान दिखे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जल्दी में इसे छुआ है। मैंने सोचा कि अंगूठी गलती से वहां गिर गई होगी। रमेश और उनकी पत्नी ने गोपाल की चतुराई और ईमानदारी की प्रशंसा की। रमेश ने कहा, गोपाल, तुमने हर परीक्षा में न केवल बुद्धिमानी बल्कि संयम और ईमानदारी से काम लिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे भरोसे के काबिल हो। आज से तुम मेरे घर और व्यापार दोनों के सबसे बड़े जिम्मेदार हो। अगले कुछ महीनों में गोपाल ने अपनी चतुराई और मेहनत से रमेश के घर और व्यापार को पहले से भी अधिक समृद्ध बना दिया। लेकिन उसका असली उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। वह धीरे धीरे रमेश की संपत्ति और व्यापार के हर पहलू को समझ रहा था। उसने अपने दिमाग में एक ऐसी योजना बनाई जिससे वह रमेश की सारी संपत्ति का मालिक बन सके। एक दिन गोपाल ने रमेश को सलाह दी, मालिक, हमें अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव के मंदिर में दान कर देना चाहिए। इससे आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। रमेश को यह विचार अच्छा लगा और उसने गोपाल पर भरोसा करते हुए उसे संपत्ति के दस्तावेज संभालने की जिम्मेदारी दे दी। रमेश ने गोपाल पर पूरी तरह भरोसा कर लिया था। उसकी सलाह पर रमेश ने मंदिर के नाम पर कुछ संपत्ति दान कर दी। ये बात पूरे कस्बे में चर्चा का विषय बन गई और रमेश की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। लेकिन रमेश का एक पुराना मित्र सुरेश, जो कि खुद भी एक समझदार व्यापारी था, इस फैसले से थोड़ा आश्चर्यचकित था। सुरेश ने रमेश से कहा, तुम्हारा यह कदम सराहनीय है, लेकिन तुम्हें संपत्ति के मामलों में किसी पर भी अंधविश्वास खतरनाक हो सकता है, चाहे वह कितना भी ईमानदार क्यों न लगे। रमेश ने हंसते हुए कहा, सुरेश, मैं जानता हूं तुम मेरी चिंता करते हो, लेकिन गोपाल अब मेरा सबसे विश्वसनीय आदमी है। उसने हर बार मेरी उम्मीदों पर खरा उतरकर यह साबित किया है। सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा संदेह झलक रहा था। गोपाल ने धीरे धीरे रमेश के व्यापार के सभी दस्तावेजों की जानकारी हासिल कर ली थी। उसने रमेश के भरोसे का फायदा उठाकर कुछ जालसाजी करनी शुरू कर दी। उसने कुछ संपत्ति के कागजों में छोटे छोटे बदलाव किए, जिससे वह कानूनी तौर पर उन पर अपना अधिकार जमा सके। इस बीच गोपाल ने रमेश को और अधिक संपत्ति दान करने के लिए राजी कर लिया। मालिक, उसने कहा, दान से व्यापार में और बरकत होगी। आपकी प्रतिष्ठा आसमान छूने लगेगी। रमेश को यह बात सही लगी और उसने कुछ और संपत्ति के दस्तावेज तैयार करने का आदेश दिया। सुरेश का शक बढ़ रहा था। उसने चुपके से रमेश के व्यापार के कागजात देखने का निर्णय लिया। जब उसे कुछ दस्तावेजों में बदलाव नजर आया तो वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है।
सुरेश ने रमेश को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। गोपाल ने अपनी योजना के आखिरी हिस्से पर काम करना शुरू कर दिया। उसने एक वकील से मिलकर रमेश की कुछ प्रमुख संपत्तियों को अपने नाम ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसे पूरा विश्वास था कि रमेश को इस बात का पता नहीं चलेगा, लेकिन सुरेश ने गुप्त रूप से यह बात रमेश के कान तक पहुंचा दी। रमेश के लिए यह बात किसी सदमे से कम नहीं थी। उसने खुद कागजातों की जांच की और गोपाल की साजिश का पता लगाया। रमेश ने जब खुद दस्तावेजों की जांच की तो उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि गोपाल ने उसके भरोसे का गलत फायदा उठाया। रमेश का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन वह जानता था कि गोपाल बहुत चालाक है। बिना पक्के सबूतों के उस पर सीधे आरोप लगाना बेकार होगा। रमेश ने सुरेश से मदद मांगी। सुरेश ने उसे सलाह दी, अगर तुम गोपाल को पकड़ना चाहते हो तो उसकी चालाकी को उसी के तरीके से मात देनी होगी। हमें एक ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें वह खुद फंस जाए। रमेश ने गोपाल से बात करते हुए कहा, गोपाल, तुम्हारी सलाह से मेरे व्यापार और प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई है। अब मैं चाहता हूं कि अपनी बाकी संपत्ति भी तुम्हारे माध्यम से मंदिर और समाज के नाम कर दूं। तुम मेरे सबसे बड़े विश्वास पात्र हो, इसलिए यह काम तुम ही संभालोगे। गोपाल यह सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो गया। उसे लगा कि अब रमेश की बची हुई संपत्ति भी उसके हाथ लग जाएगी। उसने तुरंत रमेश की बात मान ली और नए दस्तावेज तैयार कराने का काम शुरू कर दिया। सुरेश ने एक नकली वकील और कुछ भरोसेमंद लोगों को इस योजना में शामिल किया। उन्होंने ऐसे दस्तावेज तैयार किए जिनमें गोपाल को फंसाने के सारे सबूत पहले से ही मौजूद थे। इन दस्तावेजों में कुछ ऐसे प्रावधान डाले गए जो गोपाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को आसान बना सकते थे। कुछ दिनों बाद जब सभी दस्तावेज तैयार हो गए तो रमेश ने एक बड़ी बैठक बुलाई। उसने अपने परिवार और व्यापार के प्रमुख लोगों के सामने गोपाल को बुलाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को कहा। गोपाल ने बिना कुछ सोचे समझे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि वह सोच रहा था कि उसने रमेश को पूरी तरह बेवकूफ बना लिया है। लेकिन जैसे ही दस्तावेजों की सच्चाई उजागर हुई, गोपाल के होश उड़ गए। दस्तावेजों में साफ लिखा था कि गोपाल ने खुद यह स्वीकार किया है कि उसने रमेश की संपत्ति को हड़पने की कोशिश की थी। रमेश ने तुरंत अधिकारियों को बुलाया और गोपाल को रंगे हाथ पकड़वा दिया। गोपाल ने अपनी साजिश स्वीकार कर ली। उसे कानून के मुताबिक कड़ी सजा मिली। रमेश ने सुरेश का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारी समझदारी और दोस्ती ने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अब मैं कभी भी किसी पर आह मूंद कर भरोसा नहीं करूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अति विश्वास खतरनाक, ले केवल उसकी बातें नहीं बल्कि उसके कार्यों को भी ध्यान से देखना चाहिए। चालाकी और लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है।